हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं नीरज ग्रोवर की। नीरज ग्रोवर हत्याकांड। नीरज ग्रोवर की हत्या 7 मई 2008 को की गई थी। वो मुंबई में एक प्रोडक्शन हाउस में काम करता था। उसकी हत्या के बाद उसकी बॉडी के 300 पीसेस किए गए थे। इस हत्या के पीछे की वजह थी एक लव ट्रायंगल, जो था नीरज ग्रोवर, एक कन्नड़ एक्ट्रेस मारिया सुसेराज और उसके बॉयफ्रेंड, जो कि एक नेवी ऑफिसर था, लेफ्टिनेंट जेरोम मैथ्यू के बीच में। अब नीरज का मर्डर उन्होंने क्यों किया, किस वजह से किया और ऐसी क्या वजह हुई कि उसकी बॉडी के 300 पीसेस करने पड़े, आइए जानने के लिए बढ़ते हैं पूरी कहानी की ओर। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मारिया केरला के कोची में पली बड़ी थी। उसका बचपन वहीं निकला था। बचपन से ही उसे डांसिंग और सिंगिंग का बहुत शौक था। मारिया एक्टिंग में अपना करियर इस्टेब्लिश करना चाहती थी। उसने कुछ साउथ इंडियन मूवीज़ में छोटे मोटे रोल भी किए। उसका एक दोस्त था जेरोम मैथ्यू, जो कि एक नेवी ऑफिसर था। दोनों बचपन के दोस्त थे। स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने साथ ही की। उनका बचपन साथ ही निकला और बड़े होते होते तक उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फ़ैसला भी ले लिया था। लेकिन शादी से पहले मारिया अपने एक्टिंग के करियर को पीक पर लेकर जाना चाहती थी। वो एक्टिंग फील्ड में अपना नाम बनाना चाहती थी और नाम कमाने के लिए उसने फ़ैसला किया कि वो एक बार अपनी किस्मत को हिंदी टीवी सीरियल्स और बॉलीवुड में आजमाएगी। बॉलीवुड ही एक ऐसा ज़रिया था जिससे वो नेम, फेम और पैसा तीनों चीज़ें कमा सकती थी। अपनी किस्मत आजमाने के लिए 2007 में मारिया मुंबई आ गई। मुंबई उसके लिए एक नया शहर था। मुंबई आकर वहाँ सेट होना उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। उसे बहुत डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ रहा था। पर जो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी वो फेस कर रही थी वो ये थी कि उसे हिंदी नहीं आती थी। उसकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी और अगर हिंदी टेलीविज़न और सिनेमा में काम करना है तो हिंदी तो अच्छी आनी ही चाहिए, पर उसे हिंदी तो अच्छे से नहीं आती थी। हिंदी ना आने की वजह से उसका ये स्ट्रगलिंग फेस और भी डिफ़िकल्ट हो चुका था। वो कई प्रोडक्शन हाउसेस में जा रही थी ऑडिशन देने के लिए, पर कहीं भी उसकी बात नहीं बन रही थी क्योंकि उसे हिंदी लैंग्वेज में प्रॉब्लम थी। वहीं दूसरी ओर नीरज ग्रोवर एक 25 वर्षीय नौजवान था जो कि कानपुर का रहने वाला था। नीरज भी अपनी किस्मत आजमाने, अपना नाम बनाने मुंबई आया था। नीरज के पिता अमरनाथ ग्रोवर एक छोटे से व्यापारी थे। ग्रोवर परिवार को पूरा विश्वास था कि नीरज अपना नाम रोशन करेगा, उनके परिवार का नाम रोशन करेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में भी कुछ बदलाव आएंगे, अच्छी होगी। नीरज यूँ कह लीजिए कि उनके घर का चिराग था जिस पर उन्हें पूरा मान था और पूरा विश्वास था कि वो ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। और नीरज वैसा कर भी रहा था। वो अपनी सफलता के रास्ते पर बाखूबी चल रहा था। 2008 में स्टार प्लस पर एक शो आया करता था शाहरुख खान का, जिसका नाम था क्या आप पांचवी पास से तेज़ हैं। उसी शो की प्रोडक्शन टीम का पार्ट था नीरज। नीरज और भी कई शोज़ के लिए ऑडिशन लेता था क्योंकि वो प्रोडक्शन टीम का पार्ट था। तो ऐसे ही एक बार वो एक सीरियल के लिए ऑडिशन ले रहा था और उसी ऑडिशन में पहुंचती है मारिया। जब नीरज मारिया से हिंदी में कुछ सवाल करता है तो मारिया उन सवालों का जवाब नहीं दे पाती। क्यों? क्योंकि इसकी हिंदी बहुत कमज़ोर थी। नीरज मारिया को मना कर देता है कि हमें इस रोल के लिए तुम सूटेबल नहीं हो, क्योंकि ये एक हिंदी सीरियल है
और हमें एक ऐसी अभिनेत्री चाहिए जिसकी हिंदी बहुत अच्छी हो, और हम तुम्हें इस रोल के लिए कास्ट नहीं कर सकते। पर नीरज मारिया को कहता है कि अगर मुझे ऐसा कोई भी रोल मिला जिसके लिए तुम फिट बैठो तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। मारिया नीरज के ही ऑफिस के एक आदमी से नीरज का नंबर ले लेती है। वो कुछ दिनों बाद नीरज से फ़ोन पर बात करती है, उसे कॉल करती है, और ये एक बार किया हुआ कॉल बातचीत का सिलसिला शुरू कर देता है। और ये फ़ोन से बातचीत का सिलसिला जल्द ही मुलाकातों में बदल जाता है। मुलाकातें इतनी बढ़ जाती हैं कि उन दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। मारिया कुछ दिनों तक नीरज के अपार्टमेंट में भी रह रही थी। उसने अपने कोची के अपने बॉयफ्रेंड जेरोम से बताया कि वो अपनी एक फ्रेंड है उसका नीरज, जो उसे मुंबई में बहुत हेल्प कर रहा है काम ढूंढने में, रहने में, तो वो उसी के अपार्टमेंट में रह रही है। मारिया ने जेरोम को ये भी बताया कि नीरज का मारिया पर क्रश है, लेकिन मारिया कुछ भी नीरज के लिए वैसा फील नहीं करती। जेरोम बहुत ही शक्की स्वभाव का था। उसे मारिया की इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ और वो मारिया और नीरज की दोस्ती पे काफ़ी शक कर रहा था। इसी के चलते 2008 में 6 मई को मुंबई के मलाड में मारिया एक न्यू फ्लैट ले लेती है। मारिया उसी दिन अपने न्यू फ्लैट में शिफ्ट भी करने का सोचती है और वो नीरज से शिफ्टिंग में मदद मांगती है। रात 10 बजे के करीब नीरज मारिया के मल्लाड वाले फ्लैट पे पहुंचता है और सामान रखवाने में उसकी मदद शुरू करता है। तभी मारिया के फ़ोन पर जेरोम का कॉल आता है और वो उससे शिफ्टिंग के बारे में, काम के बारे में वो लोग बातें करने लगते हैं। और तभी जेरोम को पीछे किसी और आदमी के बोलने की आवाज़ आती है, तो वो मारिया से सवाल करते हैं कि घर पर कोई और भी है, पीछे कौन बोल रहा है। तो मारिया बदले में जवाब देती है कि अरे ये तो नीरज है और ये मेरी शिफ्टिंग में हेल्प करवाने आया है। तो जो जेरोम था उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है और वो बोलता है कि इतनी रात सामान रखवाने में मदद करने क्यों आया है, तुम्हें इसे नहीं बुलाना चाहिए था। और फिर वो मारिया को कहता है कि तुम इसे रात को घर में मत रुकने देना, इसे बोलना कि चला जाए। और मारिया भी कहती है कि ठीक है, मैं इसे बोल दूंगी, मेरा जैसे ही काम ख़त्म होता है ये चला जाएगा। यही चीज़ जो जेरोम के दिमाग में ये बात खटक रही थी कि मारिया और नीरज साथ हैं। रात तकरीबन 11:30 बजे जेरोम ये कंफर्म करने के लिए कि नीरज घर से चला गया कि नहीं चला गया, मारिया को दोबारा से कॉल करता है। और मारिया जेरोम का कॉल उठाती, उसे कुछ बताती, ये तो दूर की बात, मारिया का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। मारिया को फ़ोन स्विच ऑफ देखकर जेरोम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे जिस चीज़ का डर था वही हुई। उसे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। अब जब मारिया ने न्यू फ्लैट ख़रीदा था तो उसने जेरोम को बताया था कि उसने कहाँ फ्लैट ख़रीदा है, क्या एड्रेस है। तो उसने ठान ली कि वो फ्लैट पर जाकर देखेगा कि मारिया उससे सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है। उसने उसी टाइम फ़्लाइट्स चेक की मुंबई जाने वाली। तो सुबह 7 बजे कोची से मुंबई की फ़्लाइट थी। वो फ़्लाइट की टिकट्स बुक करवाता है और सुबह सुबह मुंबई पहुंच जाता है। मुंबई पहुंचकर वो मल्लाड के लिए निकलता है जहां मारिया का फ्लैट था। फ्लैट पर वो पहुंचकर बेल बजाता है। पहली बेल बजाने पर कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। दूसरी बेल बजाने पर मारिया उठती है और दरवाज़ा खोलने आती है। जैसे ही मारिया दरवाज़ा खोलती है उसकी दिल की धड़कनें मानो रुक ही गई थी। उसके सामने जेरोम खड़ा था और जेरोम बिना कुछ मारिया से पूछे सीधा मारिया के बेडरूम की ओर जाता है। और उसे जिस बात का डर था वैसा ही हुआ। मारिया के बेडरूम में नीरज था। नीरज को मारिया के बेडरूम में देखकर जेरोम गुस्से से पागल हो उठा, बौखला गया। जेरोम और नीरज के बीच बहसबाजी होने लगी
और देखते ही देखते ये बहस हाथापाई में बदल गई। जेरोम इतने गुस्से में था कि वो भागता हुआ किचन की ओर गया। किचन से उसने नाइफ उठाई और नीरज को चाकुओं से मारने लगा। जब मारिया बीच में आई तो उसने मारिया को भी धमकाया कि तुम्हें भी मार डालूंगा, एक तरफ हो जाओ। और थोड़े ही चाकुओं के वार से नीरज दम तोड़ बैठता है। नीरज को मारने के बाद जब थोड़ा उनका दिमाग स्टेबल होता है तो तब जेरोम को समझ में आता है कि अब ये क्या कर दिया गुस्से में। अब दोनों ये सोचते हैं कि कहीं पकड़े ना जाएं, क्योंकि मारिया भी वहीं थी तो उसे लगा कहीं मैं भी इस चीज़ों में ना फंस जाऊं, तो वो भी जेरोम का साथ देती है। और जेरोम उसका पुराना बॉयफ्रेंड भी था, उससे शादी भी करना चाहती थी, तो नॉर्मल सी बात जेरोम के बातों में आती है और उसका साथ देती है। मारिया अपने एक दोस्त से झूठ बोलकर उसकी कार ले लेती है और सुबह 11 बजे के करीब दोनों पास में ही पड़ने वाले मॉल जाते हैं। वहाँ से बैग, पर्दे, चादरें, चाकू, एयर फ्रेशनर्स लेते हैं और मॉल के बाहर ही एक रेस्टोरेंट में लंच करते हैं। 3 बजे के करीब वो वापस फ्लैट में पहुँचते हैं। नीरज की बॉडी को किचन में लेकर जाते हैं और किचन में उसकी बॉडी के छोटे छोटे पीसेस करते हैं, ताकि जब वो फ्लैट से बाहर किसी को बॉडी को लेकर जाएं तो किसी को पता ही ना चले कि ये किसी इंसान की बॉडी है। वो छोटे छोटे पीसेस कर उसको सूटकेस में पैक कर देंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि बाहर सूटकेस में एक बॉडी है या सामान है। इस तरह से वो प्लान बनाते हैं बॉडी को फ्लैट से बाहर लेकर जाकर ठिकाने लगाने का। वो बॉडी के पीसेस को सूटकेस में पैक करते हैं और सूटकेसेस को गाड़ी में रखने लगते हैं। जब वो सूटकेस को गाड़ी में रख रहे थे तो बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने भी उन्हें देखा था। उसके बाद वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में बॉटल में पेट्रोल भरवाते हैं और वहाँ से पालघर ज़िले में पड़ने वाले मनोहर की ओर निकल पड़ते हैं। मनोहर के जंगलों में जाकर वो एक जगह सुनसान एरिया देखकर गाड़ी रोकते हैं। वहाँ पर उस सूटकेस में जो बॉडी थी पेट्रोल डालकर उसे जला डालते हैं। वहाँ से वो वापस आते हैं। 10:30 बजे के करीब फ्लैट पर पहुँचते हैं। फ्लैट में आकर वो फ्लैट की पूरी सफाई करते हैं ताकि वो ऐसी कोई भी चीज़ ना छोड़े, कोई भी सबूत ना छोड़े जिससे वो पकड़े जाएं। हर जगह दीवार पर, पर्दों पर, फर्नीचर पर नीरज का खून बिखरा था। जब उनकी हाथापाई हो रही थी लड़ाई झगड़े में, हर जगह खून बिखरा पड़ा था। वो दीवार को पेंट करते हैं ताकि खून के निशान मिट जाएं, कुछ ना बचे सबूत। पर्दे चेंज कर देते हैं, फर्नीचर बदल देते हैं ताकि वो किसी भी तरीके से पकड़े ना जाएं। उसके बाद अगले दिन 8 मई को 12:30 बजे की फ़्लाइट पकड़कर जेरोम वापस मुंबई से कोची चला जाता है। अब दूसरी ओर 7, 8 और 9 मई से नीरज अपने ऑफिस नहीं आ रहा था। उसके ऑफिस फ्रेंड्स ने उसकी हालचाल पूछने के लिए क्या प्रॉब्लम हो गई, इतने दिनों से ऑफिस नहीं आ रहे, उसे फ़ोन लगाया तो फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। सबको पता था कि वो मारिया के साथ था, मारिया उसकी अच्छी दोस्त थी, उनके बीच क्या चल रहा था ये भी सबको पता था। तो उसके दोस्त मारिया से पूछते हैं और मारिया बताती है कि वो आया था और घर शिफ्टिंग कराने में उसने मेरी मदद की। सामान वगैरह जब सेट हो गया तो वो उसी दिन 6 तारीख को वापस चला गया था, रात को अपने घर वापस चला गया था। जब उसके दोस्तों को उसकी कोई खबर नहीं लगती तो वो उसके माता पिता को उसके बारे में बता देते हैं। उसके माता पिता मुंबई आते हैं और अपने बेटे की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस सबसे पहले मारिया के फ्लैट पर जाती है, क्योंकि मारिया ही ऐसी वो शख्स थी जिसके साथ नीरज आखिरी बार था। मारिया पुलिस को भी कहती है कि वो आया था, शिफ्टिंग में मदद की और 6 को ही वापस चला गया, मुझे नहीं पता उसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। पुलिस उस दिन तो ये पूछताछ करके मारिया से वापस आ जाती है, पर पुलिस को मामला कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिशी लगता है। उन्हें मारिया की बातों पर यकीन नहीं था। अब पुलिस के पास एक ही ज़रिया था, जेरोम की फ़ोन, नीरज का फ़ोन। वो नीरज के फ़ोन की डिटेल्स निकलवाती है, लोकेशन चेक करवाती है, तो पता चलता है कि उस दिन रात 1-1:30 बजे के करीब नीरज ने अपने फ़ोन से किसी से बात की थी और उसकी आखिरी लोकेशन मारिया के घर की ही थी।
यहाँ से मारिया पर पुलिस का शक और गहरा हो जाता है। पुलिस मारिया को अरेस्ट करती है, पूछताछ करती है और मारिया अपनी हिम्मत हार जाती है। उसे लगा कि अब वो फंस चुकी है, उसे सच कबूलना ही होगा और वो सारा का सारा सच कबूल लेती है। वो पुलिस को बताती है कि हाँ, उसका कत्ल हो चुका है, लेकिन उसका कत्ल मैंने नहीं किया बल्कि जेरोम ने किया। वो पुलिस को सारा सच बता देती है। पुलिस जेरोम को भी कोची से अरेस्ट करती है। पूछताछ में पुलिस कार का भी पता लगवा लेती है और कार से भी कई खूनों के निशान मिलते हैं जिस कार से वो लोग बॉडी लेकर गए थे। पुलिस वहाँ जंगल में भी जाती है जहाँ उन्होंने उसकी बॉडी को जलाया था और वहाँ से हड्डियाँ और इंसानी दांत बरामद करती है। पुलिस गाड़ी में मिले खून और जंगल से मिली हड्डियों और दांत का डीएनए नीरज के माता पिता से क्रॉस चेक करवाती है और वो डीएनए सेम आता है। मतलब वो हड्डियां और जो दांत मिले थे वो नीरज के ही थे। उसके बाद पुलिस दोनों को अरेस्ट कर लेती है। 3 साल बाद 11 जुलाई 2011 में लोअर कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। कोर्ट का ये कहना था कि जेरोम ने ये कत्ल गुस्से में किया। वो ये कत्ल घर से सोच के करने नहीं आया था, कोई औजार अपने साथ नहीं लेकर आया था, यानी ये कत्ल एक प्री प्लान नहीं था और जेरोम का कोई और भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। तो कोर्ट गैर इरादतन कत्ल के इल्ज़ाम में और सबूत मिटाने के इल्ज़ाम में जेरोम को 70,000 जुर्माना और 10 साल की सज़ा सुनाती है और मारिया को सबूत मिटानों के इल्ज़ाम में 3 साल की सज़ा सुनाती है। जिसी दिन कोर्ट ये सज़ा सुनाती है 11 जुलाई को, उसी दिन मारिया जेल से बाहर आ जाती है। क्यों? क्योंकि मारिया ने ट्रायल पीरियड के दौरान जेल में 3 साल गुजार लिए थे, तो उसकी वो सज़ा वहीं पूरी हो चुकी थी। मारिया उसी दिन जेल से बाहर आ जाती है। लोअर कोर्ट का ये फैसला सुनकर नीरज के माता पिता बहुत निराश हुए और उन्होंने ये कहा कि इस केस की जो मुख्य दोषी थी यानी मारिया, वो तो जेल से बाहर आ गई। उन्हें इस केस की मुख्य दोषी मारिया ही लगती थी। उनका ये कहना था कि उनके बेटे को मारिया ने ही मरवाया है और ये खून प्री प्लान्ड था। क्यों? क्योंकि नीरज ने मारिया को रोल नहीं दिया, काम नहीं दिया और इसी चीज़ का बदला लेने के लिए, खुंदस निकालने के लिए मारिया ने जेरोम को अपने बॉयफ्रेंड के हाथों अपने बॉयफ्रेंड के हाथों मरवा डाला। नीरज के पेरेंट्स इतने सक्षम भी नहीं थे कि वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में लोअर कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करते। तो दोबारा इस लोअर कोर्ट के इस फैसले को किसी ने चैलेंज नहीं किया और 2018 में जेरोम मैथ्यू भी जेल से बाहर आ गया।